नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारी श्रृंखला चल रही थी गणित के लिए, आपका प्रथम अध्याय करणीय वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इन पर आधारित संक्रियाओं की ये हमारी थर्ड क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेज आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ उन्हें बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उसके पश्चात इस हमारी तीसरी क्लास है, इसे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कोई भी क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप बेहतर तरीके से सभी क्लासेज देख सकते हैं। आपको जो मैथ के लिए जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, क्योंकि जो आपको मैथ में री आने का भय रहता है उसको दूर करते हुए हम आपके लिए बेहतर और सिलेक्टेड नोट्स और क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जो आपका प्रथम अध्याय है कंप्लीट करेंगे और बेहतर आपको परफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है हमारा 25 से 25 यानी जो मैथ में आपके 25 अंक का जो गणित का क्वेश्चंस आते हैं वो हम पूर्ण अर्जित करें। मित्रों, यही हमारा टारगेट और लक्ष्य है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे, क्योंकि जब भी हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे तो समय से आपका उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। और वर्तमान और भविष्य में लेटेस्ट और शिक्षक संबंधी भर्तियों के लिए आपको सदैव तत्पर रहेगी आपकी अकेडमी। मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारा टॉपिक था। इससे पहले हमारा जो वर्ग तथा वर्गमूल हम करा चुके हैं, उससे आगे जो था घन तथा घनमूल। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है घन तथा घनमूल से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी उनको हम बेहतर तरीके से रीड करेंगे। मित्रों, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आखिर में घन क्या होता है। ठीक है, उसके पश्चात ही घनमूल जानेंगे। यानी मान लीजिए कोई भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या का उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लीजिए 3 हमारी संख्या है, इसका हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब तो हमने देखा कि 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 में भाई 9 आया, 9 का 3 में करेंगे 9 3 27, तो हमें ये 27 प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे कि 27 क्या है? ये 27 जो है 3 का क्या है? घन कहलाएगा। घन का मतलब क्यूब, अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें घनमूल की तो जो 27 है, 27 को अगर घनमूल, ये साइन होता है घनमूल का। ठीक है, अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि के द्वारा इसके फैक्टर करते हैं, 3 इंटू 3 और यहाँ से जो एक पेयर बनता है क्यू में, देखो वर्ग में 2 का एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं। क्यू में 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से एक पेयर बनेगा तो और हमारा 3 निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को उसी का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त संख्या हमारी क्या होती है? घन कहलाती है। ठीक है, जो भी गुणनफल प्राप्त होगा वो आपकी प्राप्त संख्या घन कहलाएगी। ठीक है, और अगर वह संख्या स्वयं जिसका हमने मल्टीप्लाई किया वह उसका क्या कहलाती है? घनमूल कहलाएगी। यानी जो संख्या थी, जो स्वयं थी, उसका हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, वह संख्या उसका क्या कहलाएगी? घनमूल कहलाएगी। घनमूल को हम, ये साइन होता है, इससे आप दर्शा सकते हैं, से लिखते हैं। समझ आ गया अच्छी तरीके से? आपके बेहतर तरीके से किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालना है तो ये साइन दिखा होगा आपको और आप वहाँ से गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, वो आपको याद रखना है। क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि सभी बिंदुओं को आपको बेहतर तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएंगे। मित्रों, तो बिंदु क्या है इसे नोट करके आप लिख सकते हैं और साथ में पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, अपने नोट्स तैयार कर रखते चलें और बनाते चलें। ठीक है, अगर आप नहीं बनाते हैं तब भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, मैथ के भी, किसी भी सब्जेक्ट के आप। तो नोट क्या है आपका? तो नोट ये है कि जिन संख्याओं का घनमूल अगर पूर्ण संख्या की प्राप्त होती है, क्या पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, अगर आपकी कोई भी संख्या है, अगर आपकी उसको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, जिन संख्याओं का घनमूल पूर्ण संख्या प्राप्त होती है वह संख्या या वह घन पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वह पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको 27 बताया था, तो 27 क्या है? 27 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अगर प्रश्न बनता है कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है, तो कोई पूर्ण संख्या है, अगर उससे प्राप्त संख्या होती है तो वह पूर्ण घन संख्या कहलाएगी उसकी। समझ आ गया आपके अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं घनमूल ज्ञात करने की विधि। अब घनमूल किस तरह आप ज्ञात करेंगे? तो घनमूल ज्ञात करने की हमारी विधियां होती हैं, जिसे आप अच्छी तरीके से समझेंगे और उसे ज्ञात करेंगे। तो किन किन विधियों के माध्यम से ज्ञात करते हैं? ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है आपकी? गुणनखंड विधि। इस विधि से आप किस तरह किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी वर्गमूल में निकालने की बताया था। सबसे पहले क्या है, जो भी संख्या दी हुई होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात करते हैं हम?
उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और सेकंड बिंदु आपको याद रखना है, जो अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं उनमें से पहले हम वर्गमूल में 2 का पेयर बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। किनका? 3 संख्याओं का एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब पेयर बन गया तो तीसरा बिंदु आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं का 3 का पेयर बन गया है उनको सब में आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? उनका आपस में, सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे 3 का पेयर बना करके। और चौथा बिंदु है कि जो आपको 3 का पेयर बना करके आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणनफल प्राप्त होगा, वह संख्या उस संख्या का क्या कहलाएगी? घनमूल कहलाएगी। वह संख्या उस संख्या का घनमूल कहलाएगी। ये 4 बिंदु हैं, आपको याद रखने होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप किस तरह सॉल्व करेंगे, तो लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आप बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपसे प्रश्न बनता है कि 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरह ज्ञात करेंगे आप? या इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, या उसमें भी लिखा जा सकता है हिंदी में कि घनमूल ज्ञात कीजिए, या इस तरह डिनोट करेंगे, तब भी आप समझ जाएंगे कि ये घनमूल का चिन्ह है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? साधारण तरीके से, जैसे कि हम करते हैं कि गुणनखंड विधि के द्वारा, तो हमें सबसे पहले इसके क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहली स्टेप हमारा यही है कि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 2 से इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 2 जीरो शेष बचेंगी, पुनः 2 से देंगे। अब 2 से क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें इकाई अंक देखना होता है बस। ठीक है, गुणनखंड करते समय हमें इकाई अंक देखना होगा। इकाई अंक अगर सम है तो 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या से भाजित होगी, अगर विषम है तो विषम संख्याओं से भाजित होगी। तो यहाँ से ये 2 बार गया, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू कब तक करते हैं? कि जब तक अंतिम अंक 1 ना हो जाए। अब 2 से 50 हो गया, 2 से 50 में हमने भाग दिया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 125 आया आपका। अब देखिए 125 में हम जो हमारी संख्या है वो विषम संख्या है। विषम संख्या है सो 3 से ये भाजित नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या विषम 3 है। जैसे कि हमारी सबसे छोटी संख्या सम जो है 2 है, तो 3 से नहीं जा रही, तो आगे बढ़ेंगे हम, तो 5 से जाएगा। 5 से ये कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, फिर 25 को पुनः भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 5 को इसको भाग देंगे तो ये 1 बार जाएगा। अब हमारा ये गुणनखंड वाला जो अभाज्य गुणनखंड वाली जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने बताया जब तक हम ये क्रिया करते हैं कि अंतिम अंक 1 ना आ जाए। हमें अंतिम अंक 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमें करना क्या होता है कि 3 जो समान संख्या होती है उसमें से 3 का एक पेयर बनाना होता है। 1, 2, 3 इनका एक पेयर बन जाएगा, और इसी तरह 5 और 5 का एक पेयर बन जाएगा। और जो पेयर बन जाता है 3 का, उसमें से एक संख्या हम ले लेते हैं। जैसे इस पेयर का क्या है? एक संख्या 2 है, और यहाँ से पेयर की एक संख्या क्या है? 5 है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, तो 10। तो हम बता पाएंगे कि जो 1000 दी हुई थी इसका जो घनमूल आएगा वो 10 ज्ञात होगा हमें, या 10 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 1000 का घनमूल क्या होगा? 10 होगा। बेहतर तरीके से समझेंगे मित्रों। अगर इस तरह के कोई भी प्रश्न बनते हैं तो इसी प्रश्न की सहायता से आप कई प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यदि सिचुएशन अगर इस तरह की होती है, यदि कोई परिमेय संख्या होती है, क्या होती है कि यदि कोई परिमेय संख्या होती है, या भिन्न वाली संख्या होती है, या दशमलव वाली संख्या होती है, तो उसका किस तरह करेंगे? ठीक है, ये तो साधारण रूप था। मान लीजिए पहले हम भिन्न वाली लेते हैं। भिन्न वाली का मतलब होता है कि कोई परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो कोई संख्या, तो उसे किस तरह ज्ञात करेंगे? या कोई संख्या भिन्न रूप में हो, ठीक है, P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या की, या हम कह सकते हैं कि भिन्न, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ठीक है। तो कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले भिन्न जो होती है वो अंश, ये आपको याद होना चाहिए, भिन्न जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। तो यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आप अलग अलग अंश का पहले गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, फिर उनका 3 का पेयर बनाएं, फिर इसी तरह हर का ज्ञात करें, या दोनों का आप एक साथ भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो आपको जो मेथड बेहतर लगे, दोनों का एक साथ करें तो बेहतर है। और क्योंकि यहाँ पर टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आपको बेसिक और आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होगा यहाँ शॉर्ट ट्रिक डीएलएड में आपके कार्य नहीं करेगी। ठीक है, कार्य वही जब करेगी जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्व करना होता है, इसलिए बेसिक समझना बेहद जरूरी है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, दोनों विधियों में से आप या तो अंश का अलग से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, या हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, फिर दोनों को इंक्लूड करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों को इंक्लूड कर लें। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करता हूं।
मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न दिया है कि 1/25 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये आपके समक्ष प्रश्न आ सकता है, या तो हिंदी में पूछेगा का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस तरह भी पूछ सकता है घनमूल ज्ञात कीजिए, या इस तरह दिया जाएगा, ठीक है। जब इस तरह दिया जाएगा तो ये लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, तब भी आपको समझना है कि हमें क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। आपको इस तरह दिया है तो आप क्या करेंगे, या तो इन दोनों को मैंने जैसे बताया था, ये आपका क्या कहलाता है, अंश कहलाता है किसी भी भिन्न का, और ये आपका हर कहलाता है, ठीक है, ये अंश है ऊपर वाला और नीचे वाला हर कहलाता है। आप जानते हैं कि एक का जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, एक वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है और एक का क्यू एक ही होता है, और एक का घनमूल एक ही होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 125 है इसको आपको क्या करने होंगे, या तो आप अलग से 125 का, यहाँ से अलग से 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको क्यू याद है तो बेहतर है। आपको मैंने आपको बताया था कि वर्ग और क्यू ये आपको याद करने होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन है इनकी सहायता से आसान हो जाती है। तो देखिए ये संख्या विषम है, ठीक है, आपको बता भी देते हैं किस तरह ज्ञात करेंगे, फिर भी नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या विषम है तो 3 छोटी संख्या है, 3 से ये भाजित नहीं हो रही तो 5 से होगी, 5 से हमने इसको भाजित दिया, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, पुनः 5 से जाएगा 5 25, 5 से और 1 आ गया। यह प्रक्रिया हम जब तक करते हैं कि तब तक अंतिम अंक 1 ना आ जाए। तो हमें पता लग चुका है कि हमारे जो 125 है उसके अभाज्य गुणनखंड 5, 5 और 5 यानी 3 का एक पेयर, यानी गुणनखंड बनेंगे आपके 5 गुणा 5 गुणा 5 आपके अभाज्य गुणनखंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घनमूल में 3 का एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, और वर्गमूल में 2 का एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जब 1 का तो देखो एक ही रहेगा, ठीक है, और 5 में से एक पेयर ले लेंगे तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो संख्या दी हुई थी या जो प्रश्न दिया हुआ था 1/125 का घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि एक और बिंदु आपको याद रखना होगा, उसके लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ क्या वो बिंदु है, उसे भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना होगा मित्रों, क्योंकि बेसिक्स आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और आपसे पूछा जाता है, वैसे वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाता है कि तो उसका घनमूल आप जानते हैं कि 3 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जब हम माइनस का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका माइनस ही प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि जब माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होता है यानी स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई करने से माइनस ही प्राप्त होगा। इसलिए यदि कोई भी संख्या नेगेटिव है, मान लीजिए 1 है और आपसे कहा जाए कि 1 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो इसका -1 है तो इसका घनमूल या क्यूब पूछा जाए या घन पूछा जाए तब भी क्या होगा, -1 होगा। ये आपको याद रखना होगा। और यदि संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो उसका आंसर आएगा ही, ठीक है। ये आपको 2 बातें याद रखनी होगी। यदि संख्या नेगेटिव है तो उसका जो घनमूल आएगा या घन आएगा वो नेगेटिव आएगा। यदि संख्या पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है तब उसका घन और या घनमूल पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट बिंदु है आपका टॉपिक है कि दशमलव संख्याओं का घनमूल। दशमलव संख्याओं का घनमूल किस तरह आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये तो साधारण संख्या थी, तो उसके लिए जो हमारा बिंदु है कि दशमलव, कौन सी, दशमलव संख्याओं का घनमूल, संख्या का घनमूल। यदि कोई दशमलव में संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसका आप घनमूल कैसे ज्ञात करोगे। मान लीजिए 0.8 दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि 0.8 है और इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा कि ये जो साधारण रूप है इसका दशमलव को हमें हटाना होगा, ठीक है, दशमलव को हमें हटाना होगा या साधारण भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अगर 1 अंक है तो बट्टे में यानी नीचे उसके एक उतनी ही जीरो लग जाती है 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद हमने देखा है भाई कि 1 अंक है, तो दशमलव हम हटाएंगे तो 1 पर 1 जीरो हो जाएगी। तो हमारा जो इसको साधारण रूप बन गया 8/10 बन गया, ठीक है। या तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है घनमूल, तो घन का मतलब होगा 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये इसका मल्टीप्लाई हम 3 बार कर देंगे और 10 का भी मल्टीप्लाई 3 बार कर देंगे। अब आपको याद होना चाहिए 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, ये कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त हो रहा है वो 512 प्राप्त हुआ, ठीक है, ये आपको याद होगा 5 से 12। और जब 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी इस तरह के दहाई अंक हो तो कितने जीरो हैं बस ये याद रखो, उतने ही 1 पर जीरो लगा दो आप, ठीक है। तो 1 पर कितने जीरो हो जाएंगे हमारे, हमें जो प्राप्त होगा वो 512/,
1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि बट्टे में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो 3 अंकों का जब भी दशमलव में पुनः परिवर्तित, या तो आप इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, या तो इसको कैलकुलेशन काट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव में ही अगर आपके आंसर देना है तो आपको ये देखना होगा कि 512 ऊपर हमारे 3 अंक है, नीचे 3 अंकों के यानी 1000 है। तो कितने अंकों के पश्चात यानी कितने जीरो हैं, तो 3 जीरो हैं, तो 3 अंकों के पश्चात जितने नीचे जीरो होंगी उतने ही अंकों के पश्चात दशमलव लग जाएगा और 512 0.512 जो आपका आंसर प्राप्त होगा इसका मित्रों। ठीक है, 5 1 2 भी लिख सकते हैं आप। इस तरह आपका अगर दशमलव के आपके समझ कोई भी प्रश्न आता है तो आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी शुरुआत है मित्रों इस बोर्ड को लेकर के, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आपके लिए बेहतर तरीके से कोशिश की जा रही है कि आपको और बेहतर कराया जाए। नेक्स्ट जो आपका अगला टॉपिक है, घन तथा आयतन और उसकी भुजा में संबंध। यानी कोई घन दिया है, घन का आयतन, अगर आपसे कई बार प्रश्न बन जाते हैं घन के आयतन के संबंध में। घन का आयतन तथा उसकी भुजा में संबंध, यानी जो घन की भुजा होती है उसकी भुजा में संबंध। लेकिन आपने ये सब घन का आयतन, घन पहले भी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी घन का मतलब होता है कि एक स्क्वायर से बनी, यानी समान जो 6 वर्गाकार सतह होती हैं, इसकी समान जो वर्गाकार सतह होती हैं, यानी 6 वर्गाकार सतहों से जो आकृति बनती है, कितने से 6 वर्गाकार सतहों से जो आकृति बनती है वो हमारी घन कहलाती है। ठीक है, या ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं, यानी कि सभी भुजाएं का मतलब लेंथ इसकी, ठीक है, ब्रीथ, लेंथ इसकी L B और H, यानी तीनों सभी भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, वो भी हमारा क्या कहलाता है, घन ही कहलाता है। ठीक है, और ये भी बात जानना जरूरी कि घन के शीर्ष कितने होते हैं। ठीक है, तो घन के जो शीर्ष होते हैं, शीर्षों की संख्या कई बार ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है, तो घन के शीर्ष जो होते हैं वह 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं घन के, 8 शीर्ष होते हैं। कोरें पूछी जाती हैं तो इसकी 12 कोरें या किनारे हम बोलते हैं होते हैं। ठीक है, ये आपसे प्रश्न बन सकता है वस्तुनिष्ठ में, आप इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न बनता है कि घन का वॉल्यूम क्या होगा, यानी आयतन। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रश्नों में ये आता है कि घन का आयतन क्या है, तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए ये आपको बेहद जो बेसिक है इसके वो आना बेहद जरूरी है। तो घन के आयतन के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि घन का आयतन होता है उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, घन की जो भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि भुजा का क्यू, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा का क्यू भी आप लिख सकते हैं। इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं मित्रों कि बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि जब भी ये कुछ अब अंतिम जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब भी हम इनकी अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनका अनुप्रयोग करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस दिए उसमें किस तरह अप्लाई कर पाएंगे, तो इनको याद करना बेहद जरूरी है। अब देखो यहीं से पूछ लिया जाता है कि कई बार कि भाई अगर ये सिचुएशन दी है, यानी उसका घन का कोई घन दिया है और उसका आयतन दिया गया, आपको घन का आयतन दिया है, आपसे भुजा पूछ ली जाए उस घन की, तो यहीं से एक फॉर्मूला और निकल आता है कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। ठीक है, तो अगर भुजा पूछ ली जाती है तो देखो भुजा को इधर ले जाएंगे तो भुजा का क्यू बराबर क्या होगा, चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके और बताता हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा था कि घन का आयतन बराबर होता है भाई भुजा का क्यू। ठीक है, क्योंकि भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं घन में, भुजा का क्यू बराबर घन का आयतन। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी घन के भुजा की पूछी जाएगी तो देखो भुजा निकालनी है हमें, भुजा बराबर क्या होगा, ये क्यू इधर चला जाएगा और इस पर लग जाएगा किस पर, आयतन पर, किसके, घन के आयतन पर। तो जब भी ये सिचुएशन आपसे या प्रश्न बनेगा कि घन का आयतन आपको दिया गया है और भुजा पूछी गई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या आप इस परिवर्तन के अकॉर्डिंग उसका जो भुजा है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा जब भी भुजा पूछी जाए और आपको आयतन दिया हो तब उस सिचुएशन में। बात करते हैं घन के विकर्ण की। नेक्स्ट आपका घन का विकर्ण किस तरह ज्ञात किया जाता है। कई बार प्रश्न बन जाता है आपके कि घन का कोई विकर्ण दिया है और आपसे प्रश्न बन गया कि भाई उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि घन के विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए घन का विकर्ण तो घन का विकर्ण जब आपको ज्ञात करना होगा तो विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। अगर इसी सिचुएशन में आपको घन का विकर्ण दिया हो, ठीक है, और भुजा पूछ ली जाए, यहाँ से आपको भुजा पूछ ली जाए, अगर घन का विकर्ण दिया हो तो अब किस तरह भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन की भुजा या भुजा बराबर होगा, ठीक है, जब आपको क्या विकर्ण दिया है और भुजा पूछ ली जाए, ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा यानी घन का विकर्ण। इधर इसको पक्षांतर कर देंगे हम, ठीक है, आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है। बट्टे ये √3 हो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में यदि घन का विकर्ण दिया है और आपसे घन की भुजा पूछ ली जाए तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से यानी भुजा बराबर घन का विकर्ण बट्टे √3 की सहायता से आप इसको यानी आप भुजा ज्ञात कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मित्रों, उसको भी अध्ययन करते हैं। मित्रों थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि अभी पेंसिल नई है, थोड़ी सी चलाने में दिक्कत है इसको, बट कोई नहीं। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, यदि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यदि आपसे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है और आपको भुजा दी जाती है तो किस तरह ज्ञात करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर सिचुएशन यहाँ पर ऐसी बनती है कि यदि आपको जब घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दिया हो और आपसे भुजा पूछी जाए, यानी घन की यह संपूर्ण प्रश्न मान लीजिए कोई x दिया हुआ है या जो भी राशि दी गई है और आप भुजा ज्ञात कीजिए, तो किस तरह ज्ञात करेंगे। फिर वही सिचुएशन अपनाएंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे और हम किस तरह ज्ञात कर पाएंगे तो ये आपको बताते हैं। तो इसको सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा घन की भुजा बराबर, ठीक है। तो देखिए घन की भुजा बराबर, क्योंकि घन की भुजा का स्क्वायर था तो ये रूट आगे लग जाएगा, ठीक है, रूट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। और घन का जो हमारा जो संपूर्ण क्षेत्रफल था, यानी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टे, ठीक है, 6 यहाँ पर चला जाएगा। उसी को हमने पक्षांतर कर दिया है बस। इस सिचुएशन में जब घन की संपूर्ण आपको प्रश्न दिया होगा और भुजा पूछी जाए तो इसके माध्यम से आप उसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इसे पक्षांतर के अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है, यदि आपको आगे के ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये मैं फॉर्मूले आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने तो आपको कहीं और नहीं देखना पड़े, बस आपको मन में क्लास देखी है तो आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। यदि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है, यदि घन के वक्र पृष्ठ, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है तो किस तरह ज्ञात करेंगे। यदि आपको भुजा दी है तो फॉर्मूला होता है हमारा 4, ठीक है, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। सेम सिचुएशन यही इसके साथ बनेगी। अगर घन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, अगर आपसे भुजा पूछी जाए तो रूट में चला जाएगा, ये घन का वक्र पृष्ठ बट्टे यानी रूट में चला जाएगा वक्र पृष्ठ जो है बट्टे 4, ये आपका भुजा पूछी जाएगी जब कि घन का आपको वक्र पृष्ठ दिया है। इसे भी पक्षांतर करके आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि दीवार का क्षेत्रफल या दीवार के संबंध, चारों दीवारों का क्षेत्रफल से आपके कई बार कि ये टाइल्स बिछाने हैं तो उसकी एरिया कितना इंक्लूड होगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसका,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता है आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। 2 या इस तरह भी लिख सकते हैं कई बार आप 2L + B इंटू H। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि परिमिति, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपकी परिमिति यानी कि पैरामीटर होता है आपका, परिमिति इंटू ऊंचाई। इस तरह भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 आगे लगा होगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है, और इंटू ऊंचाई। अगर कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो देखो यहाँ ऊंचाई को पक्षांतर करके हम बता सकते हैं कि ऊंचाई बराबर ये है। तो ऊंचाई, तो देखो जब कमरे के क्षेत्रफल का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है इसके, तो इसके हम इसको बराबर लिख सकते हैं। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा इसके बट्टे, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बट्टे, ठीक है, इसको हटा करके मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ। अगर पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे हो जाएगा 2L + B, यानी कि उसकी परिमिति। इस तरह भी आप इसको ज्ञात कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, ये जो हमारे द्वारा आपकी तृतीय क्लास यानी 4th सेमेस्टर गणित की आपको प्रोवाइड की गई है, काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मोर देन लाइक, मोर देन शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे मित्रों आप सभी के जो आपका प्रथम अध्याय है, इससे संबंधित सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपको अगले वीडियो में मिलेगी और अजय एक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली। इसलिए आपको पर डे आपको रेगुलर मैथ की क्लासेज उपलब्ध होती रहेंगी मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्तमान और भविष्य में भी शिक्षक संबंधित सारी अपडेट्स और भर्तियों की आपको क्लासेज आपको निःशुल्क प्राप्त होने वाली हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।